मानव मस्तिष्क में जिस क्रमबद्ध इकाई की परिकल्पना जो की गई है उसे ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस का मतलब होता है सुव्यवस्था, यानी किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से रखना। सुव्यवस्था यानी ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस का मतलब है सुव्यवस्था, यानी मानव के मस्तिष्क का केंद्र ये रहा है कि ये एक परिकल्पना रही है हमेशा से। ब्रह्मांड मानव के मस्तिष्क की अलग अलग वैज्ञानिकों के ब्रह्मांड को लेकर अलग अलग मत हैं। एरिस्टार्कस ने उन्होंने ये प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो सूर्य है। यानी एरिस्टार्कस जो एक खगोल शास्त्री थे, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया कि ब्रह्मांड का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो सूर्य है। क्योंकि ब्रह्मांड शुरू से ही मनुष्य की जिज्ञासा का केंद्र रहा, तो अलग अलग खगोल शास्त्रियों ने ब्रह्मांड की खोज अपने अपने हिसाब से की। क्योंकि 300 ईस्वी पूर्व जो एरिस्टार्कस थे, उन्होंने ही ब्रह्मांड केंद्र सूर्य को माना कि जो सेंटर है, ये 300 ईस्वी पूर्व उन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड का जो सेंटर होगा वो सूर्य है, जो सेंटर है ब्रह्मांड का। क्लाइड टालेमी इन्होंने कहा कि सूर्य न होकर पृथ्वी, क्लाइडस टालेमी ने कहा कि सूर्य न होकर पृथ्वी जो है वो कॉस्मोस का केंद्र है, यानी वो केंद्र है। इन्होंने कहा, लेकिन पोलैंड के कोपरनिकस, जो प्रख्यात खगोल शास्त्री से कोपरनिकस पोलैंड के, उन्होंने भी ये माना कि ब्रह्मांड के जो केंद्र में जो है तो सूर्य है। यानी कोपरनिकस जो बहुत प्रख्यात पोलैंड के खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने भी माना कि ब्रह्मांड के सेंटर में सूर्य है, न कि पृथ्वी। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में अनेकों विस्फोट होते हैं। कोपरनिकस ने माना कि ब्रह्मांड में अनेकों विस्फोट होते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मांड का संकुचन होता है। क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे मुख्य चीज है गैलेक्सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा और एक गैलेक्सी। ये माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सी है, लेकिन हमारे यहां जो गैलेक्सी है उसे मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा ने मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं, जो स्पाइरल यानी सर्पिलाकार में है, इसे मंदाकिनी। इसकी पहचान है कि रात के समय आकाश में तारों की एक दूधिया पट्टी सी दिखाई देती है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। जो ओरियन नेबुला है, सबसे ठंडे और चमकीले हैं ओरियन नेबुला, तारों का समूह है ओरियन नेबुला। ये गैलेक्सी के सबसे ठंडे तारों का चमकता और शीतल समूह है। ये माना जाता है कि पृथ्वी से लगभग 1650 वर्ष दूर है। यानी आकाशगंगा के सबसे चमकीले ओरियन नेबुला है। जो सूर्य है 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 22.5 वर्ष में गैलेक्सी की एक परिक्रमा करता है। इसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, यानी एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यानी सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 22.5 वर्ष में एक आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। इसे एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यानी अब हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा में ऐसे अनगिनत तारे हैं जो चमकीले होते हैं, जिनमें ओरियन नेबुला जो है, ओरियन नेबुला सबसे ज्यादा शीतल और सबसे ज्यादा चमकीले तारों का समूह है। अब बात करते हैं तारा।
यानी स्टार्स, ये प्रकाशवान होते हैं, यानी ल्यूमिनस। यानी तारे, आकाश गंगा की जो घूर्ण गति है, यानी जो आकाश गंगा की घूर्ण गति है, उसमें उत्पन्न गैस जो होती है, इन्हें तारों को खगोलीय पिंड बोला जाता है। तारों को, ये खगोलीय पिंड होते हैं, यानी जो प्रकाश और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड होंगे वो सामान्य रूप में तारे कहलाते हैं। उन्हें ही हम स्टार्स कहते हैं, जो आसमान में दिखाई देते हैं। यानी आकाश गंगा का जो घूर्ण होता है, उससे गैसों का मेघ उत्पन्न होता है, यानी गैसों की उत्पत्ति होती है, जो हाइड्रोजन, क्योंकि परस्पर परस्पर गुरुत्वाकर्षण जब होता है तो उनके सेंटर में नाभिकीय संलयन उत्पन्न होता है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल जाती है। हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ताप उत्पन्न होता है। ये हीलियम में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में आदि तारा यानी प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। ये जो घूर्ण गति से जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया होती है, उससे आदि तारा का निर्माण होता है। इसे प्रोटोस्टार कहते हैं। और धीरे धीरे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, हीलियम बनने लग जाता है। हीलियम के बाद कार्बन उत्सर्जित होता है, यानी हीलियम जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि तारों का एक भाग फूलने लगता है, ये लाल रंग के हो जाते हैं। ये मोस्टली तारे फूलने लगते हैं इस प्रक्रिया से, जो घूर्ण गति की प्रक्रिया है, जब इसमें, और तारे का जो सेंटर है, केंद्र है, वो गर्म हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम बनती है, जब इन तारों का सेंटर गर्म हो जाता है तो हीलियम से कार्बन उत्सर्जित होने लगता है। बहुत ज्यादा मात्रा में वो कार्बन को उत्सर्जन करता है, और कार्बन जो है वो इकट्ठा होकर भारी पदार्थ यानी लोहे में परिवर्तित होता रहता है। और तारों में विस्फोट होने लग जाता है, यानी इस प्रक्रिया में तारों में विस्फोट होने लग जाता है, क्योंकि इनका सेंटर गर्म हो जाता है। इसको सुपरनोवा कहते हैं। इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। नेबुला क्या है? नेबुला, नेबुला लेटिन भाषा का शब्द है, नीहारिका। ये आकाशगंगा का बहुत ही चमकीला आकाशीय पिंड है, जो गैस और धूल से बना है। यानी इसकी अपनी कोई चमक नहीं होती है, ये अपने सराउंडिंग जितने स्टार्स होते हैं उनसे प्रकाश से चमकता है। यानी नीहारिका जो है सबसे ज्यादा चमकता है, लेकिन इसकी अपनी कोई चमक नहीं होती। ये नेबुला अपने सराउंडिंग जितने तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनकी चमक से ये खुद की रोशनी पैदा करता है। अब बात करते हैं पोलर लाइट। पोलर लाइट क्या होती है? ये सफेद चादर नुमा होती है पोलर लाइट। ये सौर क्रियाशीलता के फलस्वरूप बनती है। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं और उसके वायुमंडल में सौर क्रियाशीलता जो होती है उसके फलस्वरूप बनती है। इसे पोलर लाइट कहते हैं। जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव में जो पोलर लाइट होते हैं बोरियालिस, जो उत्तरी ध्रुव में होते हैं, और दक्षिण वालों को ऑस्ट्रालिस और उत्तरी वालों को बोरियालिस कहते हैं। जो पोलर लाइट्स बनते हैं, यानी तारों की एक चादर सी होती है, इनके नाम है ये। अब बात करते हैं उल्का क्या होते हैं। उल्का, उल्का सुने होंगे।
इनको उल्का को अक्सर टूटता हुआ तारा कहते हैं, देखा होगा उल्का पिंड टूटता हुआ तारा कहते हैं। इनके बारे में अनेक अनेक लोगों के मत हैं। ये सौर मंडल का तारीय मलबा होता है, यानी जो तारे से टूटा हुआ हिस्सा होता है, ये जब जमीन पे आता है तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। ये सौर मंडल का तारीय मलबा कहते हैं इसे। इसकी लगभग स्पीड 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड मानी जाती है। और ये जब जमीन पर आते हैं तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। इतनी तेज गति से आते हैं कि जलकर नष्ट हो जाते हैं। इनकी ये प्रक्रिया चलती रहती है और इनकी जलने की प्रक्रिया को, यानी उल्का पिंड की प्रक्रिया को उल्का वृष्टि कहते हैं, यानी उल्काओं की बारिश। वृष्टि माने बारिश। एक होती है लियोनिड बारिश या लियोनिड वर्षा। इनकी ज्यादातर उत्पत्ति लियो नामक तारामंडल में होती है। लियोनिड वर्षा जो होती है, क्या होती है, ये माना जाता है ये टेम्पर टटल धूमकेतु के भाग होते हैं उल्का लियोनिड वाले। और ये माना जाता है कि प्रत्येक 33वें वर्ष में ये पृथ्वी पर गिरते हैं। अगला है पुष्चल तारा या धूमकेतु। क्या होता है पुष्चल तारा, धूमकेतु? ये माना जाता है कि अंतरिक्ष में भ्रमणशील प्रकाशमान खगोलीय पिंड होते हैं, पुष्चल तारे होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। इनकी बनावट, इनमें एक ठोस पिंड की लंबी पूंछ होती है, बनावट होती है। ये सूर्य के वृत्ताकार अक्सर घूमते हैं। चट्टानी पदार्थों से इसका कुछ भाग बनता है और कुछ भाग इनका गैसों से, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य वाष्पों से बना रहता है। अगली बात करते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। यह माना जाता है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। इसे पोल स्टार भी कहते हैं। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहते हैं। ये हमेशा उत्तर दिशा में, उत्तरी दिशा में ठीक ऊपर होने के कारण ये हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। और ये माना जाता है कि जो नाविक होते हैं समुद्री मार्गों में जो यात्रा करते हैं, वो इसी तारे के माध्यम से दिशा का ज्ञान करते हैं। यानी जो भी जहाज या नाव होती है, उन्हें अगर दिशा का ज्ञान पानी नहीं होता तो ध्रुव तारे के माध्यम से ही दिशा का ज्ञान करते हैं कि दिशा के किस ओर जा रहे हैं। तारामंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इसमें केवल चमकीले ही तारे आते हैं। जो तारे चमकीले होते हैं वही तारामंडल में गिने जाते हैं। प्रत्येक तारामंडल की अपनी अलग आकृति होती है, जिनके आधार पर इनके नामकरण हुए हैं। गैलेक्सी में अनेकों तारामंडल्स हैं, जिनमें मुख्य रूप से सप्तर्षि, एक सिग्नस, सिग्नस और हरकुलस, ये मेन है, ये तारामंडल हैं। ये मुख्य तारामंडल हैं तारामंडल के, यानी तारामंडल में उन्हीं तारों की गिनती की जाती है जो चमकते हैं। अब पढ़ते हैं राशि चक्र। ये 12 तारामंडलों की पट्टी है। ये 12 तारामंडल हैं। ये माना जाता है कि पृथ्वी के सापेक्ष निश्चित वर्ष में सूर्य के एक निश्चित समय और निश्चित गति में सूर्य के चक्कर लगाते हैं एक वर्ष में। इन्हें राशि चक्र बोलते हैं। जैसे इन्हें 12 होते हैं। मेष, 22 मार्च से 20 अप्रैल तक ये अपना यह है वृष, 21 अप्रैल से 20 मई तक। मिथुन, ये 21 मई से 21 जून। कर्क,
22 जून से 23 जुलाई। पांचवी है सिंह, 24 जुलाई से 21 अगस्त तक। कन्या, 22 अगस्त से 21 सितंबर तक। सितंबर तक। सातवीं है तुला, ये 22 सितंबर से 23 अक्टूबर तक। वृश्चिक, ये है 24 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। 21 नवंबर तक, 24 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। धनु, ये है 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक। 21 दिसंबर तक धनु। इससे अगली है मकर, 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक। 20 जनवरी तक। अगली है 11वीं कुंभ, 21 जनवरी से 19 फरवरी तक रहती है ये, यानी ये निश्चित समय में चक्कर लगाते हैं। ये है मीन, 20 फरवरी से 21 मार्च, और 22 मार्च से फिर यहीं से वही क्रम चालू हो जाता है, यानी ये क्रम ऐसे चलता हुआ यहाँ 22 मार्च, 21 मार्च खत्म, यहां से 22 मार्च से फिर ये क्रम चालू हो जाता है। ये सौर मंडल। सोलर सिस्टम, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने वाले उल्का पिंड, ग्रह और खगोलीय पिंडों को प्रक्रिया को ही सौरमंडल कहते हैं। यानी जो संयुक्त रूप से जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड या खगोलीय पिंड जितने भी हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने की जो प्रक्रिया होती है वो सोलर सिस्टम कहलाता है। उसमें धूमकेतु होते हैं, उल्काएं भी होती हैं। 1930 से 24 अगस्त 2006 तक, अगस्त 2006 तक ये माना जाता है कि 9 ग्रह थे सौरमंडल में। IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट यूनियन, यानी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनकी समिति ने 2006 में, 24 अगस्त 2006 में, जिसे कह सकते हैं यम या कुबेर, यम या कुबेर का ग्रह न होने का दर्जा खत्म कर दिया। उन्होंने माना कि यम या कुबेर कोई ग्रह नहीं है, ये ग्रहों के मानक को पूरा नहीं करता है, और उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। उन्होंने इसलिए नहीं माना यम कुबेर को कि ये ग्रहों के मानक को पूरा नहीं करता है। जैसे ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, इससे अगला हो गया बुध, ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि,
बृहस्पति, सातवें में अरुण, वरुण, वरुण, यम या कुबेर। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे प्लूटो भी कह देंगे। ये इसलिए यम को या प्लूटो को हटाया गया कि खगोल शास्त्र में माना कि वही ग्रह कहलाएंगे जो निश्चित दूरी पर सूर्य की, यानी जो पिंड निश्चित दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता हो ग्रह कहलाएगा, और अपने गुरुत्वाकर्षण के न्यूनतम द्रव्यता ना हो, वो खुद गोल हो, यानी मोस्टली गोल हो। ये थोड़ा यम जो था प्लूटो था अंडाकार था, इसीलिए से ग्रह से हटाया गया। और तीसरा ये माना गया कि कोई भी ग्रह यानी कोई भी पिंड अपनी परिक्रमा में किसी दूसरे को मार्ग को नहीं काटेगा, यानी ये इनमें कोई ये घूमते हैं लेकिन ये कई ग्रहों के मार्ग को काटता था, उनकी परिक्रमा को काटता था। तो इसलिए प्लूटो को ग्रह का दर्जे से 2006 में 24 अगस्त 2006 में हटा दिया गया, क्योंकि ये सारे इन ग्रहों के परिक्रमा को किसी न किसी को काटता था, इसीलिए से ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया। क्योंकि नेपच्यून की कक्षा को कई बार प्लूटो ने पार किया है, ऐसा खगोल शास्त्रियों ने माना है कि इसने कई बार नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस किया है, इसीलिए से ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। अब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रहों के बारे में अगर बात करें तो सबसे नजदीक बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, पांचवें पे शनि है, छठवें पे बृहस्पति है, सातवें पे अरुण है, आठवें पे वरुण है। और प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। ये हमारे